गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने आरबीआई पर चर्चा किया था। आज जो है वह आरबीआई के फंक्शन या आरबीआई के कार्य का चर्चा करेंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आरबीआई के कार्य, या इसी को कहेंगे वर्क फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई कई प्रकार के कार्यों को करता है सिंपल, लेकिन हमें आपको दो मुख्य कार्य से सवाल के रूप में बनता है या पूछा जाता है। तो पहला कार्य है वो है आपका बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। जिस प्रकार से एक आम आदमी कॉमर्शियल बैंक का प्रयोग करता है अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए, यहां पर अपने सभी प्रकार के कार्यों के लिए कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मान लीजिए एक आम आदमी को किसी भी प्रकार का लोन चाहिए तो किसके पास जाएगा? कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा। उसे अपना पैसा जो है कहीं जमा करना है तो कहां जाएगा? कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा। उसे कोई अन्य सुविधाएं रुपये और पैसे से चाहिए तो वो सारा कार्य करने के लिए कॉमर्शियल बैंक के समीप जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि कॉमर्शियल बैंक को भी किसी भी प्रकार की रुपया पैसा से संबंधित लेन देन करना हो, पैसा जमा करना हो, उधार लेना हो या कोई अन्य कार्य हो तो उसके लिए उसे किसके पास जाना होगा? तो आरबीआई के समक्ष जाना पड़ेगा। तो वही है बैंकों का बैंक के रूप में। दूसरा है सरकार का बैंक। सरकार का बैंक यहां कहने का तात्पर्य यह था कि जैसे सरकार एक प्रकार की संस्था या समूह है जो संपूर्ण भारत के कार्यों का देखभाल करता है, देखता है। अर्थात अगर वह संपूर्ण भारत की देखभाल करता है, उसका कार्य है, तो उसे भी रुपये पैसे से संबंधित चीजों की आवश्यकता होगी। और रुपये पैसे से संबंधित चीजों की उसे आवश्यकता होगी तो उसे भी कोई ना कोई बैंक चाहिए। तो वहां पर वह बैंक के रूप में कौन कार्य करेगा? तो आरबीआई कार्य को संपन्न करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका आरबीआई का नोटों का निर्गमन। यही से आपका सवाल पूछा जाता है, नोटों का निर्गमन। यहां से दो तीन तरीके से सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई किस पद्धति से, किस सिस्टम से जो है नोट को जारी कर सकता है। दूसरा है कि आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितना मुद्रा को जारी कर सकता है। तीसरा है आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई कहां पर सरकार के एजेंट के रूप में कार्य को संपन्न करता है। यही कुछ सवाल इस पॉइंट से बनता है। आरबीआई जो है नोटों का निर्गमन जो है वह करता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के माध्यम से। मिनिमम रेशियो सिस्टम। इस न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई क्या करता है? वह अपने पास न्यूनतम
न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। आरबीआई यहां पर क्या करता है, 200 करोड़ की संपत्ति जो है वो अपने पास रखता है। 200 करोड़ की संपत्ति अपने पास रखता है, जिसमें वह 2 वर्ग में विखंडित कर दिया। एक 115 करोड़ रुपए का, 115 करोड़ रुपए का क्या, तो गोल्ड या सोना। 115 करोड़ का गोल्ड या सोना और 85 करोड़ रुपए का, 85 करोड़ रुपए का जो है वह रखता है विदेशी निवेश। एक 115 करोड़ का सोना, 85 करोड़ का विदेशी निवेश या इन्वेस्टमेंट जो है वह अपने पास रखता है। जब तक यह 200 करोड़ रुपया को अपने पास पूंजी के रूप में नहीं जा रखेगा, तब तक वह जो है नोट को जारी नहीं कर सकता है। अब कभी कभी सवाल पूछता है कि अगर मान लीजिए कि खराब से खराब सिचुएशन हो जाए तो क्या इस रकम में आरबीआई किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है या नहीं। या मान लीजिए पूछ दे 115 करोड़ के प्रतिशत को कम किया जा सकता है या नहीं, 85 करोड़ को कम किया जा सकता है या नहीं। आरबीआई नॉर्म्स या आरबीआई एक्ट 1949 के अंतर्गत वर्ष से वर्ष सिचुएशन यदि आया, वर्तमान के स्थिति तक, अभी तक जो नियम है उसके आधार पर, तो आरबीआई इसके प्रतिशत में कमी ला सकता है। अर्थात 85 करोड़ अगर 100% मानिएगा तो इसको कम करके आरबीआई 0% तक जा सकता है या ला सकता है। अभी तक के नियम के अनुसार आरबीआई इस 115 करोड़ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो नोट छापने का पहला तरीका, या कह सकते यह एक तरीका है। आरबीआई जो है वह आरबीआई 2 रुपया से लेकर वर्तमान स्थिति में 2000 रुपये तक का 2000 रुपये से लेकर 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का नोट जो है जारी करता है। ये वर्तमान नियम है। कभी कभी इसमें परिवर्तन हो सकता है, कल होकर सरकार 2000 का नोट बदल दे, हो सकता है 2000 से अप मुद्रा को ले आए। तब वर्तमान में 2000 रुपया से 2000 तक का नोट जारी करता है कौन? आरबीआई। इससे कम मूल्य का, अर्थात 1 रुपये का नोट तथा 1 रुपये का सिक्का या इससे कम मूल्य का सिक्का। इससे कम मूल्य का सिक्का क्या होगा? तो 50 पैसे का, 25 पैसा तो प्रचलन में समाप्त हो गया। इससे कम मूल्य का सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया, वित्त मंत्रालय के द्वारा
जारी किया जाता है। यहीं से सवाल आपका दो तरीके से पूछेगा कि 1 रुपये के नोट पर, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो दूसरा पॉइंट, 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर, यह सवाल कई दफा पूछा गया। यह सवाल आपका कई दफा पूछा गया है कि 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव। अब यहीं पर सवाल आपसे पूछ सकता है, वो सवाल पूछ सकता है कि आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में कहां कार्य करता है। आरबीआई एजेंट के रूप में, भारत सरकार के एजेंट के रूप में कहां पर कार्य को संपन्न करता है, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आरबीआई जो है एजेंट के रूप में, यहां पर हमने क्या लिखा, 1 रुपये का नोट तथा 1 रुपये का सिक्का या इससे कम मूल्य का सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी करता है वित्त मंत्रालय, लेकिन इसको बाजार में पहुंचाने का कार्य जो है वह कौन करता है, आरबीआई। तो वहीं पर आरबीआई जो है वह भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य को संपन्न करता है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा कि 1 रुपया का नोट तथा सिक्का और इससे कम मूल्य का सिक्का, इससे कम मूल्य का सिक्का बाजार में लाने का कार्य आरबीआई करता है, जिसे हम सरकार के एजेंट के रूप में कार्य कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका आरबीआई अधिकतम कितना मूल्य का रुपया आरबीआई जो है
अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में कितना रुपया बाजार में जारी कर सकता है? आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 लाख करोड़ रुपया जो है 10 लाख करोड़ रुपया बाजार में जारी कर सकता है। ये था आपका आरबीआई के नोट निर्गमन से बनने वाला पॉइंट। कहां पर है? एजेंट के रूप में अधिकतम 2 पॉइंट यहां से और बनेगा, 2 से 3 पॉइंट यहां से और बनेगा। जैसे हमने वहां पर आपको कहा था कि अधिकतम 2000 रुपये तक का नोट, इसके साथ ही साथ आरबीआई जो है वर्तमान में कम से कम 1 रुपये का कम से कम 1 रुपये का सिक्का और अधिक से अधिक 1000 रुपये का सिक्का जारी कर सकता है। जैसे वहां पर मिनिमम 2 रुपया था, मैक्सिमम 2000 रुपया है, ठीक वैसे ही सिक्का के संदर्भ में मिनिमम 1 रुपया और मैक्सिमम 1000 रुपये का सिक्का जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया जा सकता है। इसके बाद 2 सवाल जो है वह आपका विविध के रूप में पूछा जाता है। एक सवाल आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि गांधी जी नोट पर कब आए? बहुत सारे लोगों को जो है वह जवाब देंगे कि गांधी जी नोट पर जब से आजादी है तभी से आए हैं। बहुत सारे लोग कुछ और कहेंगे, लेकिन गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से जो नोट पर आए हैं वह आए हैं 1992 1991 ईस्वी में गांधी जी भारतीय मुद्रा पर आए। भारतीय मुद्रा पर आए कब? 1991 में। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है 25 पैसा को प्रचलन से कब समाप्त किया गया? 25 पैसा को प्रचलन से 25 पैसा को प्रचलन से 2011 ईस्वी में समाप्त कर दिया
गया। ये कुछ दो विविध तथ्य के रूप में आपसे सवाल पूछता हूं। आप 50 पैसा आपके अब नहीं, 50 पैसा सरकार के अनुसार अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। यदि आप 50 पैसा है तो आप उससे लेन देन आज भी कर सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति नहीं लेना चाहता है, नहीं लेता है, तो आप उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह तक का भी केस चल सकता है अगर आप क्लेम करते हैं तो। अभी तक के दरमियान या नियमानुसार केवल 25 पैसे को भारत सरकार ने प्रचलन से आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया। थोड़ा सा पानी। नेक्स्ट जो है, अगले कार्य पर चलते हैं, वो है आपका मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण, या इसी को कहा जाता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, या टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति कहने का यहां मतलब, मुद्रा मतलब रुपया और पैसा, स्फीति का मतलब क्या है, कमी। मतलब रुपया या पैसे के वैल्यूएशन में कमी आ जाना आपका मुद्रा इन्फ्लेशन या मौद्रिक मुद्रा स्फीति कहलाता है। विशेष चर्चा जब हम लोग मुद्रा स्फीति का टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। मौद्रिक नीति को इंग्लिश में कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। कई दफा यह सवाल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार यह सवाल जो है वह मिलेगा, मौद्रिक नीति कौन जारी करता है। दूसरा, आपको यहां से पुराना क्वेश्चन वगैरह चेक कीजिएगा तो वहां आपको मिल सकता है सवाल कि मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो सीआरआर है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इसके प्रतिशत में कमी या वृद्धि, या उस समय इसका प्रतिशत कितना था। जैसे समझने के लिए पुराना किताब में आपको दे देगा कि वर्तमान में सीआरआर कितना प्रतिशत, बैंक रेट कितना प्रतिशत, या एसएलआर कितना प्रतिशत, ये आपको सवाल देगा। तो प्राचीन करने का मतलब कुछ समय पहले तक यह सवाल था, लेकिन वर्तमान में यह सवाल अब नहीं पूछा जाता है। आपको वर्तमान में किसी भी, चाहे बैंकिंग की ही बात क्यों न की जाए, पीसीएस की बात करें, एसएससी की बात करें, वहां पर आपको यह सवाल अब नहीं मिलेगा कि वर्तमान में सीआरआर कितना परसेंट है। आपसे ये जरूर पूछेगा सीआरआर है क्या, बैंक रेट है क्या, लेकिन ये कतई नहीं मिलेगा कि सीआरआर कितना प्रतिशत है वर्तमान में, बैंक रेट कितना प्रतिशत है वर्तमान में। इसलिए नहीं पूछता है कि प्रारंभिक काल में या पहले जो है वह मौद्रिक नीति 3 माह पर जारी होता था, हर क्वार्टरली कह सकते हैं जारी किया जाता था। लेकिन अब जो है वह 1 से 1.5 माह के अंदर बीच में ही मौद्रिक नीति को जारी किया जाने लगा। तो जिस कारण जो है वह हम कह सकते हैं कि अब यह प्रतिशत नहीं पूछता है। मौद्रिक नीति या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण सरकार 2 तरीके से लगाती है। पहला, वो लॉन्ग टर्म या दीर्घ अवधि के लिए, शॉर्ट में लॉन्ग टर्म, और दूसरा है वो है आपका लघु अवधि। इसको कह सकते हैं
शॉर्ट टर्म। दीर्घ अवधि के लिए आरबीआई जो है वह खुले बाजार की क्रिया को अपनाता है, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं ओपन मार्केट सिस्टम। खुले बाजार की दीर्घ अवधि, दीर्घ अवधि मतलब कम से कम 1 साल से अधिक समय के लिए, कम से कम 1 साल से अधिक समय के लिए जब यहां चर्चा हो गया, दीर्घ अवधि की बात हो जाती है, तो यहां पर क्या होता है कि आरबीआई ऐसे कुछ कार्य को संपन्न करेगा जिस कार्य के अंतर्गत जो है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है वह नियंत्रण स्थापित कर सके। लंबे समय या लॉन्ग टर्म के लिए नियंत्रण, तो उसके लिए खुले बाजार की क्रिया को अपनाया जाता है। खुले बाजार की क्रिया यहां कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए बाजार में, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप अभी मंथ की शुरुआत है, जैसे ही आपके घर से पैसा आया, आप देखिएगा पैसा जेब में आते ही आपकी इच्छाएं इधर उधर भटकना शुरू कर देगी। इच्छाएं इधर उधर भटकने का कहने का तात्पर्य, ये ले लें, ये जरूरत का सामान है, वो जरूरत का सामान है, ले लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही मंथ का एंड होगा, उस समय जो है मंथ के एंड के समय आपके वस्तु की आवश्यकता भी होती है, पर आप लेने में असक्षम हो जाते हैं, अपने इच्छाओं को दबा देते हैं। या कहने का यह तात्पर्य था कि अगर बाजार से पैसे को ले लिया जाए, मंगवा दिया जाए, तो बाजार में वस्तु के डिमांड में क्या आ जाएगी? कमी आएगी। और वस्तु के डिमांड में कमी जैसे ही आएगा तो स्वतः मुद्रास्फीति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कभी कभी सरकार जो है कुछ विशेष परिस्थिति में इन्फ्लेशन को बढ़ाता भी है, अर्थात उसको ऐसा लगने लगता है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना है तो बाजार में क्या करेगी? पैसे की अधिकता को बढ़ा देगी, छोड़ देगी। जैसे कोरोना काल को उदाहरण लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई क्या करती है? वह खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत जो सरकारी संस्था है, उस सरकारी संस्था के जो भी शेयर वगैरह है जो उनके पास मौजूद है, उस शेयर को बेचने का कार्य करेगी। जैसे उस शेयर को बेचने का कार्य करेगी तो वहां पर हम कह सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बतला सकते हैं कि जैसे ही शेयर को छोड़ेगी, जो शेयर के रूप में लेन देन करने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? शेयर को हायर कर लेंगे, खरीद लेंगे। शेयर को जैसे ही हायर करेंगे, खरीद लेंगे, उनका जो परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, खरीदने का जो तरीका है, वो क्या हो जाएगा? कुछ समय के लिए गिर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कल तक उनका परचेजिंग पावर 1 लाख रुपए का था, उन्होंने 1 लाख का शेयर खरीद लिया, अर्थात अब वो 1 लाख का परचेजिंग पावर उनका क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे ही कम होगा, इन्फ्लेशन स्वतः क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। तो खुले बाजार की क्रिया में आरबीआई जो है वह इन्फ्लेशन को कम करने के लिए सबसे पहले किस चीज को अपनाता है? तो सरकारी प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री का कार्य करता है। शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई जो है वह कुछ अन्य तरीके को अपनाता है, जैसे CRR, RR, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, PLR,
MSF और एक बैंक रेट। CRR, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व, कई दफा यह पूछा गया, CRR होता है फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। CRR के संबंध में कहा जाता है जैसे हर व्यक्ति आकस्मिक चीजों के लिए अपने पास कुछ एसेट्स को रखता है। कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए आप एक स्टूडेंट यहां अकेला रह रहे हैं, तो आप भी अपने अकाउंट में या अपने पास कुछ कैश जो है वह अपनी इमरजेंसी की, कल पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ कैश रखते हैं। वही चीज है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण प्रणाली। इसके अंतर्गत प्रत्येक कॉमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंक जो है वह अपने कुल जमा पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत जो है वह कैश के रूप में, केवल कैश के रूप में, अन्य एसेट्स के रूप में नहीं, केवल कैश के रूप में जो है वह RBI के समक्ष रखता है। पूछा गया सवाल है किसके पास रखता है? RBI के पास जमा रखता है। RBI के पास जमा रखता है। इस कैश के बदले में RBI जो है वह किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक, दूसरा था SLR, स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो जैसे देख लीजिए, अगर किसी घर परिवार में बहुत बड़ा कोई समस्या उत्पन्न हो गई, कोई बहुत बड़ा बीमारी आ गया, कुछ वैसा आपदा हो गई, तो कैश के साथ साथ एसेट्स के रूप में कुछ रखता है कि नहीं? कोई जमीन रखता है, कोई घर रखता है, और विकम परिस्थिति में उसे बेचना पड़ता है। तो यहां वही वाला ताल्लुक है, यहां पर केवल और केवल कैश रखना है। लेकिन स्टैट्यूटोरी लिक्विडिटी रेशियो में कहा जाता है प्रत्येक अनुसूचित बैंक या शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इस रकम को छोड़कर, ये जो CRR है कुल जमा का, उस रकम को छोड़कर कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत कैश के रूप में, एसेट्स के रूप में, एसेट्स कुछ भी हो सकता है, सोना हो सकता है, FD हो सकता है, बिल हो सकता है, हुंडी हो सकता है, किसी भी, लेकिन वो क्या हो, एसेट्स हो के रूप में स्वयं अपने पास रखता है। स्वयं अपने पास रखता है। अगला है बैंक रेट, BR, बैंक रेट। जब कोई कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ अवधि के लिए RBI से ऋण लेता है, लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घ अवधि के लिए RBI से ऋण लेता है, जिसके बदले में या जिसके एवज में वह RBI के समक्ष जो है कुछ न कुछ एसेट्स जमा करता है। हो सकता है अपने यहां का FD जमा करे, हुंडी जमा करे, बिल जमा करे लॉन्ग टर्म के लिए। तो जिस दर पर RBI लॉन्ग टर्म के लिए ऋण दे, उस दर को हम बैंक रेट कहकर संबोधित करेंगे, बैंक दर कहकर संबोधित करेंगे। पुनः दोहराते हैं, यह दीर्घ अवधि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। अगला है, वो है आपका रेपो रेट।
हमने अभी कहा बैंक रेट में दीर्घ अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जब लेना हो, जब एक अनुसूचित बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए आरबीआई से ऋण ले, जिसके बदले में वह किसी भी प्रकार का जो है एसेट्स जमा न करे, तो उस दर को हम रेपो रेट कहकर संबोधित करते हैं। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। जब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए ऋण मांगे, तो उस दर को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है PLR, प्राइम लेंडिंग रेट। इसी को बेस रेट भी कहा जाता था। प्राइम लेंडिंग रेट, जैसे व्यक्तिगत की बात करें तो हर आदमी कहता नहीं ये मेरा गुड फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक उसी प्रकार से हर बैंक का एक गुड कस्टमर होता है। गुड कस्टमर मतलब बैंक के सुख और दुख दोनों में खड़ा। अगर बड़े बड़े शहर को छोड़ दीजिए, छोटे टाउन में चले जाइए या और थोड़ा सा इंटीरियर में जाइए, ऐसे भी ब्रांच होंगे जिस ब्रांच का एक दिन का ट्रांजैक्शन 10 लाख हो, 15 लाख हो, लेकिन जमा उससे अधिक करता हो। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच गया जिसके अकाउंट में 10 या 15 लाख रुपया है, दोपहर के टाइम पहुंच गया और उसने कहा हमें 10 लाख रुपया चाहिए, और बैंक का लेन देन ही है एवरेज 10 से 15 लाख रुपया। दोपहर के समय में बैंक के पास 10 लाख रुपया उपलब्ध नहीं है, तो बैंक क्या उस व्यक्ति को पैसा देने से इनकार करेगा? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अकाउंट में यदि पैसा जमा है तो उसे देना अनिवार्यता है। अब वो क्या करेगा? या तो अपने आसपास दूसरे बैंक से मदद मांगेगा, यानी तो वहां देखिएगा वैसे व्यापारिक वर्ग जिनका उस बैंक में अकाउंट हो और अधिक लेन देन करता हो, जहां पर उन्हें फेथ लगेगा कि इनको अगर फोन किया जाए तो पैसा आ जाएगा। अर्थात इस विकट परिस्थिति में भी वह ग्राहक इनके साथ खड़ा है, अर्थात वह ग्राहक जो है उनका गुड कस्टमर। तो बैंक भी उस प्रकार के गुड कस्टमर को विशेष सुविधा प्रदान करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बैंक जो है वैसे कस्टमर को ऋण जो है वह कुछ कम छूट पर प्रदान करता है। जिस रेट पर, जिस कम दर पर बैंक जो है अपने गुड कस्टमर को ऋण उपलब्ध कराता है, उसे हम प्राइम लेंडिंग रेट या बेस रेट कहते हैं। बेस रेट जब इसको कहा जाता था उस समय इसका निर्धारण जो है वह बैंक के द्वारा किया जाता था, वर्तमान में आरबीआई करता है। यहां जो भी रेट लिखा हुआ है, CRR, SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, PLR, बेस रेट, ये सब चीज का निर्धारण कौन करता है? आरबीआई। और अंतिम है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी CRR के रूप में जो आरबीआई के पास जमा रकम है, इसके एवज में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट या 24 घंटे के लिए जो ऋण उपलब्ध कराता है, उसके बदले में आरबीआई इंटरेस्ट भी लेता है, ऋण उपलब्ध कराता है, तो उसे ही हम MSF कहते हैं। ये केवल और केवल एक दिन के लिए, ओवरनाइट के लिए ऋण दिया जाता है, जिसके एवज में सिक्योरिटी मनी जो है वह यही CRR जो आरबीआई के पास जमा है वह स्वीकार करता है। तो इस माध्यम से शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई जो है वह नियंत्रण करता है। आज के लिए